तो आप लोग हिंदू हैं मुसलमान हैं? नहीं, आप बोलिए। हाँ, हम हिंदू हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गोकुल। गोकुल, वाह। ये सब बच्चे हैं, पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। तुम्हारा क्या नाम है? पूरन। पूरन। ये जरा दिखा दिया करो, पूरन के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी। दिखा दो, दिखा दो। एक कुल्हाड़ी और एक नारियल, ठीक है। और ये जो है लड़का दिन भर खेलेगा इसी को। तुम्हारा क्या नाम है? हिमांचल। हाँ? हिमांचल। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। देश की सच्चाई में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सामाजिक पड़ताल। और जब ये लफ्ज़ कहा जाता है साप्ताहिक सामाजिक पड़ताल, तो ये समझना भी है कि देश की सच्चाई चैनल ग्राउंड पर जाकर पूरे एक सप्ताह में, यूँ तो आए दिन आप न्यूज़ सुनते ही हैं, इधर उधर की तमाम खबरें आती हैं, आप तक पहुंचाई जाती हैं, कुछ इंटरव्यूज़ भी आते हैं, वो भी पहुंचाए जाते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन, उन सामाजिक मुद्दों को, जिन मुद्दों पर बहुत कम लोगों की निगाह जा पा रही है, उस पर जो है हम लोग रिसर्च करते हैं। देश की सच्चाई की टीम रिसर्च करती है और एक स्टोरी तैयार किया जाता है और उसको आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उसी की कड़ी में आज मैं खुद हाजिर हो गया हूं देश की सच्चाई टीम के इसरार पर कि नहीं, आज जो है ये स्टोरी थोड़ा टफ है और ये बड़ा कान खोलकर और जहन को साफ करके समझने वाला स्टोरी है। बहुत ही सेंसिटिव है, संजीदगी के साथ और ईमानी सोच को सामने रखकर इसको सुनना है। और गुजारिश है कि पूरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे। देखिए, आप यूट्यूब पर और तमाम सोशल साइट्स पर जाते हैं, देखते हैं, वक्त देते हैं, लेकिन अगर स्टोरी को पूरी तरह से नहीं सुना और नहीं समझा तो मैं समझता हूं कि वो वक्त को ज़ाय करना हो जाएगा। आखिर जो लोग मेहनत करते हैं ज़मीन पर कि किसी कहानी को आवाम तक पहुंचाया जाए, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के लोगों को दिखाया जाए, समझाया जाए, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज जो है अधूरा हो जाता है अगर आपने वीडियो को अधूरा देखा तो। और वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया तो पैगाम देने वाले का मकसद पूरा हो जाता है। तो जो लोग भी इस स्टोरी को बनाने में मेहनत करते हैं, उन्हें ये सुकून मिलता है कि लोगों ने पूरे वीडियो को देखा, यानी कि मेरा पैगाम पहुंच गया। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे मुल्क के लोग यहाँ आते हैं काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, तालीम हासिल करने वगैरह वगैरह। लेकिन इसी चकाचौंध में, राजधानी की इस चकाचौंध में आपने देखा होगा कि झुग्गियों में किनारे में रहकर, कहीं जंगलों में, कहीं नाले के किनारे, कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास बिल्कुल गंदे संदे अंदाज में कुछ फैमिलीज रहती है। और वो लोग हिंदुस्तान के ही हैं, भारत के ही हैं, कहीं और के नहीं हैं। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ घूमना, मांगना, खाना और कुछ पैसे कमाना, साल के 2-4 महीने इस शहर में, 2-4 महीने उस शहर में, 2-4 महीने अपने पैतृक गांव यानी जहां जन्म स्थान उनका होता है वहां पर रहते हैं। शादी ब्याह अक्सर लोग अपने उस गांव में करते हैं जो उनका मातृभूमि होता है, जन्मभूमि होता है। ऐसी आबादियों पर कभी रिसर्च नहीं हो पाया और लोगों ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन मुझे ये लगा कि हमें ये जानना चाहिए कि वो लोग इतनी बड़ी तादाद में जो रहते हैं, पूरी फैमिली, पूरा कुंबा, पूरा ख़ानदान यहाँ रहता है, आखिर वो लोग हैं कौन और क्या है उनके मसाइल क्या क्या हैं और क्या वजह है कि वो ख़ानदान दर ख़ानदान उसी एक पेशे पर बढ़ते चले जा रहे हैं। और हाँ, पूरा वीडियो देखने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे अहम बात कि जो मुबल्लिगीन हजरात हैं उनको मैं चाहूँगा वो मुतवज्जह हो जाएं इस पर, मुबल्लिगीन हजरात, कि आखिर ये लोग किस मजहब को मानने वाले हैं। मेरे रिसर्च ने यह बात बताया कि ये तमाम के तमाम लोग, यानी
जो आप इस तरह की आबादी आप देख रहे हैं, बंजारा जैसी ज़िंदगी जिनकी है, इसमें बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है। और मुसलमानों में जब मैंने तहकीक किया तो 64 ऐसी बिरादरियों की शनाख्त हुई है जो सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, बरेली इन हलकों के रहने वाले हैं और ये 12 समाज के नाम से जाने जाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग गाने बजाने मांगने का पेशा करते हैं और बम्बई में बड़ी आबादी इनकी है। मैं वहाँ भी मिल चुका हूँ, मौका मिलेगा तो वहाँ भी स्टोरी बनेगी। फ़िलहाल दिल्ली में ये जो इनकी तादाद रहती है उससे देश की सच्चाई की टीम वहाँ पर गई, पूछताछ किया गया, लेकिन एक हैरतनाक इंकशाफ हुआ है साहब, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। असल उस खुलासे को सामने रखना है और ये कान खड़े कर देने वाला खुलासा है, नींद हराम कर देने वाला खुलासा है अगर ईमान है थोड़ा बहुत भी तो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये आबादी मुस्लिमों की है, उनके शक्ल सूरत को भी देखें, लेकिन जब उनसे हम लोग, हमारी टीम पूछने गई, नाम पूछने गई, तो उसमें से 20% के नाम मुसलमानों के थे और वो कह भी रहे थे कि हम मुस्लिम हैं। 80% के नाम गैर मुस्लिमों वाले थे और उसमें कुछ लोग बरजस्ता अपने आप को कह भी रहे थे कि हम हिंदू हैं, हम फलां हैं, यानी कि मुसलमान कहने से डर रहे थे। मैंने तहकीक किया कि आखिर ऐसा कौन सा मसला आ गया कि ये लोग मैंने वाज़ाफ्ता मुर्तद हो रहे हैं और अपने नाम को, अपनी शनाख्त को छुपाने पर आमादा हो चुके हैं। तो इसकी कई वजूहात सामने आए। जहाँ इल्म का मसला आया कि कभी किसी ने इन कौमों पर तवज्जो नहीं दिया, बेशुमार तंजीमें, बेशुमार मदारिस, बेशुमार समाजी कारकुनान का ज़ख़ीरा हमारे कौम के पास है, लेकिन कभी मिली रहनुमाओं ने उस जानिब तवज्जो नहीं दिया कि इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। एक वाहिद शख्स जो तालीम तो नहीं पर सरकार के ज़रिए दिए गए तमाम मराहत इनको कैसे मिल जाएं और ये सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल हिस्सेदारी इनकी कैसे हो जाए, इसकी कोशिश 25 सालों से मुसलसल एक शख्स कर रहा है और उन्हीं के पीछे चंद लोग कर रहे हैं। उस शख्स का नाम है डॉक्टर एम एजाज अली। नाम सुनने के बाद कुछ लोग ये चौंकेंगे कि आप बात क्या कह रहे हैं और नाम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। जी, तमाम तहकीक के बाद ये पता चला, अभी पिछले एपिसोड में आपने देश की सच्चाई में ये देखा था, इसी साप्ताहिक सामाजिक पड़ताल में ये दिखाया गया था कि हरियाणा में 46 घर मुसलमानों ने मैंने इस्लाम को खैरबाद कहकर हिंदू मजहब अपनाया। उस पर भी हमने तहकीकी रिपोर्ट जारी किया था। आज फिर वही बातें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इर्तिदाद का दौर शुरू हुआ है, जहाँ कई और वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन बड़ी वजह की तरफ जब आप आएंगे तो पता चलेगा कि आईने हिंद की दफ़ा 341 पर मजहबी कैद की वजह कर ये दौर शुरू हो रहा है। अगर वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो कई नुकसानात होंगे और एक तो हो चुका पूरी। एक तो ये हुआ कि इर्तिदाद का दौर शुरू हुआ, दूसरा पूरे मुल्क में जो सीए और एनआरसी हुआ है, ये क्या है समझने का फेर है। जो आप कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गैर आईनी है, हमने सड़कों पर हंगामा किया, हमने प्रदर्शन किया, मुजाहिरा किया और सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आईने हिंद की दफ़ा 15 और 16 और 14 के खिलाफ है ये कानून। तो साहब 10 अगस्त 1950 को एक यही वाक़या इस मुल्क में रुनमा हुआ था जब आईने हिंद की दफ़ा 341 पर मजहबी कैद लगा दिया गया था, जो कि दफ़ा 14 और 15 के ख़िलाफ़ था। जब एक लीकेज को आप बंद करने में नाकाम होंगे तो दूसरा लीकेज भी होना लाजमी है। अगर चाहते हैं लोग कि सीएनआरसी जैसे मामले और आगे ना हो या इस पर भी ब्रेक लगाया जाए तो उनको पीछे की तरफ लौटना होगा। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया कि लौट पीछे की तरफ
ऐ गर्दिशे अय्याम तू। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो लड़ाई जिसको एक और शेर इस पर याद आ गया कि जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेगी तो रोशनी होगी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। तो जिस लड़ाई को आपने तवज्जो नहीं दिया और शायद आप उसके तमाम पहलू को समझ नहीं पाए, हकीकत यह है कि उसी लड़ाई पर पूरे मुल्क के कायदीन अगर जम जाते, अड़ जाते, तो CANRC की नौबत नहीं आती। लेकिन उस पर तो खामोशी, माने ऐसी खामोशी जैसे लग रहा है कि हम लोग जानते ही नहीं कि 341 पर मजहबी पाबंदी लगने की वजह से कितना बड़ा नुकसान खुसूसन माइनॉरिटी को, मुसलमानों को और ईसाइयों को हुआ। बहरहाल वक्त का पहिया तो चलता चला जा रहा, लेकिन कब आज भी वो वक्त है कि हम उस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। आप देखेंगे हमारे रिपोर्टर जब मौके पर गए और उन्होंने सबसे नाम पूछा, उनके काम को पूछा, तो उन्होंने बातें कही हैं कि हम तो बस चाहते हैं मुझे जाति प्रमाण पत्र मिल जाए। आप ये भी देखेंगे, आगे वीडियोस दिखाया जाएगा आगे वो आपको, आप ये भी देखेंगे कि एक औरत है जो जिससे बर्जस्ता पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो वो कहती है कि नहीं जी हम हिंदू हैं। एक लड़का उसमें नौजवान है, वो भी कहता है अपना नाम कि मैं धर्मेंद्र हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग भी चाहें, हमारा बहुत सारे लोगों के पास नंबर है, मैं अक्सर सोशल मीडिया पर रहता हूँ, पूरे मुल्क के तमाम मुसलमान कायदीन को मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी इन बात पर शक हो, शुबहा हो अगर कि हाँ नहीं ये बातें किसी तरह की बनावटी अगर लग रही हो, तो आप बराह रास्त हमसे रब्ता कायम करें। कसम खुदा की कह रहा हूँ, मैं ये साबित कर दूंगा, यहाँ से लेकर दिल्ली से उनके गांव तक, वो जिस गांव के रहने वाले, जिस जिला के रहने वाले, मैं उस हलके का भी दौरा कर चुका हूँ। वो सब के सब मुसलमान हैं, लेकिन अपनी शनाख्त छुपाकर यहाँ रह रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं। आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? पहले तो ये हल्के में लेते हैं लोग कि शनाख्त छुपा दिया, लेकिन इनके बच्चे का नाम जब धर्मेंद्र जितेंद्र शुरू हो जाएगा तो फिर लौट नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वक्त रहते कैसे इनको लौटाया जाए, कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो मेरे इस स्टोरी का मकसद है कि जितनी भी मिली तंजीमें हैं, जो सरबराहान हैं, जो लीडरान हैं और जो कायदीन हैं और जो समाजी कारकुनान हैं, वो इस जानिब भी तवज्जो दें। मदारिस की जो जिम्मेदारी है, वो मदारिस के तमाम जिम्मेदारान अपना काम कर रहे हैं। हमें उससे आगे बढ़कर एक कदम तालीमी मैदान में भी उस फैमिलीज़, उस परिवार के बच्चों को उठाया जाए, पढ़ाया जाए, हॉस्टल्स अवेलेबल कराए जाएं, ताकि उनको किसी भी तरह से इर्तिदाद से बचाया जा सके और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। अगर ऐसा लगता है कि 341 की लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे, बल्कि जबकि मैं कह रहा हूँ कि जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है, बाज़ औक़ात बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि ये लड़ाई हम जीत ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप CANRC भी नहीं जीत सकते, ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और फिर इसके बाद जो और दूसरे कानून जो मुजव्विज़ा कह लें, तजवीज़ में अभी है, अभी वो पेंडिंग में है, पर्दे के पीछे है, जिसके बारे में अभी पता नहीं चला लोगों को, वो भी पास हो जाएगा, उससे भी आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बुनियाद को मजबूत किया जाए और हमले वहीं हों जहाँ से हम पर हमले किए गए हैं, और हम जीतेंगे इंशाअल्लाह अगर सही ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप देखें आगे वीडियोज़, आपको पता चल जाएगा कि वाकई हकीकत क्या है। शक्ल से आपको पता चलेगा कि ये सारे बेचारे मुसलमान हैं, और कुछ लोग नाम बताते हैं, कुछ लोग नाम न बताते हैं, और कुछ लोग नाम हिंदू बताते हैं। तो आप लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं? नहीं, आप बोलिए। हाँ, हम हिंदू हैं। हिंदू हैं। हाँ। और आपके नाम का जमीन गांव में नहीं है? नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बसे हैं। ऐसे बसे हुए? हाँ। तो NRC में क्या होगा आपका? सरकार हमें कभी भी निकाल सकती, कहीं भी फेंक सकती। NRC समझते हैं, सुने हैं नाम? अभी तो हम इसको नहीं सुने हैं। नहीं जानते। सरकार जो एक कानून बनाई है, जिसके नाम का जमीन नहीं होगा, जिसके बाप दादा के नाम का जमीन नहीं होगा, हमारी बात सुनिए, तो उसको यहाँ नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ, वो तो है ही है। तो अब जब आप बोल रहे हैं मेरे बाप दादा के नाम का जमीन ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? अब क्या करे, पड़े हैं, अगर जैसे सरकार चाहेगी वैसे ही होगा।
जैसे कि यहाँ जो है हम लोग जिला फैजाबाद, थाना रौनाही, तो मौजा रौनाही, हम गए हुए हैं। हाँ जी, वहीं के रहने वाले हम लोग। हमारा जो है 3 पीढ़ी वहाँ गुजर चुकी है। 300 साल पुराने हैं हम रौनाही के, जिला फैजाबाद के सारे लोग। अच्छा, तो प्रूफ है? प्रूफ है। आपको जैसे खाता नंबर ज़मीन चाहिए या कोई प्रूफ चाहिए तो आपको 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले आपको। रौनाही में किधर है? वो रेलवे स्टेशन के उधर वाला या इधर जो बड़का मदरसा है, गांव एक अंदर उतर के जाते हैं? मदरसा से साहौल चौराहा है, इब्राहिमपुर अरबी है वहाँ पर। इब्राहिमपुर से पहले हम गए हुए हैं, पूरा इलाका घूमे हुए हैं। जहाँ पस बाजार लगती है, हमारे गांव का प्रधान जो है मेराज अहमद, पहले तो खुर्शीद थे, अब मेराज अहमद हो गए तो प्रधान। हमारे सुविधाएं तो जैसे राशन कार्ड वगैरह है, पहचान पत्र है, बाकी सब कुछ मिलता है। सुविधा खाली हमारा जात प्रमाण पत्र नहीं बनता। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। असल जो मामला है वो ये है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। अच्छा, आप कभी सुने हैं कि मुसलमान को आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, ऐसी बात नहीं कि सरकार नहीं देती आरक्षण। मुसलमानों को अच्छा आरक्षण भी मिलता है। अच्छा, किस में? मतलब एससी में, ओबीसी जैसे में? कि कोई अगर गरीब है और उसको क्या कहते हैं, फकीर है, उसको मिलता है। अच्छा, ओ मतलब ये आपको पता नहीं कि किस कैटेगरी में मिलता, मगर मिलता है। ये तो आपको पता ही है कि ओबीसी में सारे लोग हैं, लेकिन एससी में नहीं है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है। और एससी असल में जो अधिकार इन लोगों का बनता वो एससी का बनता है, जिससे सारे अधिकार मिलते रहें, जैसे मकान का मिलना, नौकरी का मिलना, पढ़ाई में छूट मिलना। इन सब अधिकारों से ये लोग वंचित हैं और बहुत सारी बातें नहीं पता इन्हें कि क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा, मतलब नहीं है। हमें कमाना है, खाना है, बच्चे पालना है, ये सबसे बड़ा मकसद लेकर आए हैं। और इसीलिए ये शहर शहर जाते भी है इसी के लिए कि किसी तरह से हम कमाएंगे, यहाँ आसानी से रोज़गार मिल जाता है, कुछ बड़े लोग मिल जाते हैं, देन लेन हो जाता है, इनकी ज़िंदगी कट जाती है, लेकिन कोई एम नहीं है। ये जो इतने बच्चे दिख रहे हैं आपको बड़ी तादाद में, अब ज़रा सा एक बार फिर से दिखाइए आप, सारे छोटे छोटे बच्चे, दिखाइए आप कितने बच्चे हैं। इनका कोई भविष्य पता नहीं है कि क्या करेंगे, फिर ये भी इसी तरह से मांगते खाते गुजार देंगे, रोज ऐसे ही रोजी चलाएंगे, ऐसे ही रिक्शा चलाएंगे, या कुछ आगे बढ़ेंगे, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करेंगे, इसकी गारंटी अभी तक नहीं हो पाई है। क्या नाम है तुम्हारा? गोकुल। गोकुल, वाह, ये सब बच्चे हैं। पढ़ते हो? हाँ, क्या पढ़ते हो? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? पूरन। पूरन, ये जरा दिखा दिया करो, पूरन के हाथ में क्या है? दिखा दो। एक कुल्हाड़ी और एक नारियल, ठीक है। और ये जो है लड़का दिन भर खेलेगा इसी को। तुम्हारा क्या नाम है? हिमांचल। हाँ? हिमांचल। हिमांचल, हाँ, इधर आओ, इधर। तुम्हारा क्या नाम है? बता दो। हाँ? फलक। अरे वाह, नाम तो बहुत वीआईपी है। तुम्हारा क्या नाम है? निरहुआ। अरे निरहुआ तो खाना खा रहा है, इसको भी दिखा दो। निरहुआ ये खाना खा रहा है। तो ये जो स्टोरी मैं बनाया हूँ, मेरा उद्देश्य है कि ये बातें उन लोगों तक, सरकार तक, नीति निर्धारकों तक जानी चाहिए कि ये भारत के वो लोग रौनाही के हैं। ये बातें अभी आए हो, मैं जा भी चुका हूँ वहाँ। फैज़ाबाद ज़िला है, फैज़ाबाद से जैसे आप इधर बढ़ेंगे नेशनल हाईवे पर ही है रौनाही। तो ये सारे लोग भारत के मूल निवासी हैं, 500 साल, 300 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके हैं। ये सबसे अहम प्रश्न है और यही लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है कि सरकार से इन लोगों के अधिकार को लेकर इनका कैसे मुख्यधारा से जुड़ाव हो, कैसे ये मेन स्ट्रीम में आ जाएं, समाज के लिए कुछ करने वाले बन जाएं, देश के लिए कुछ करने वाले बन जाएं। ये मुद्दा बहुत अहम है। इसीलिए ऐसे लोगों के बीच आकर इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए।